हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लेके आए हैं टैक्सेशन का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम आज आपका डायरेक्ट टैक्स दैट इज योर इनकम टैक्स को कंप्लीट कर देंगे। होप कि आप सभी ने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे और समझ भी आए होंगे। अगर समझ नहीं आए तो घबराने की कोई बात नहीं, आपका भाई अभी इधर है, वो आपको कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे देगा कि आपका इनकम टैक्स था क्या। उस वीडियो में हम ये पूरी आपकी जो पीडीएफ आपको दिख रही है 29 पेजेस की पूरी हम डिस्कस करेंगे। दैट इज योर नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर देते हैं आपका डायरेक्ट टैक्स के बारे में, दैट इज इनकम टैक्स के बारे में। जो उसके बारे में थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है वो पता कर लेते हैं, क्या होता है रिबेट, क्या होता है टीडीएस क्या होता है एंड सो ऑन। तो आप सभी को पता है लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था सर। हमने डिस्कस किया था द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकाली जाती है, क्या प्रोसेस था सर। प्रोसेस हमने किया था, टोटल इनकम हम निकालते हैं, पहले हम पता करते हैं उसका रेजिडेंट स्टेटस क्या है। उसके बाद हम पता करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स, उनकी एग्रीगेट इनकम ले लेते हैं इन सभी का प्लस करके। जब इन सभी की इनकम का प्लस कर देते हैं, प्लस करने के बाद इनकी क्लबिंग ऑफ इनकम करते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब अगर आपकी कोई और किसी पर्सन की इनकम आपके साथ जुड़नी है, जैसे आपका कोई माइनर है जिसके आप गार्डियन हो, उसकी भी आपके साथ ज्वाइन होगी। आपके कोई बेनामी प्रॉपर्टी आपने किसी के नाम ट्रांसफर कर दी है तो वो आपके साथ कनेक्ट होगी। उसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, वो करने के बाद हमारी आती है ग्रॉस टोटल इनकम। सर ग्रॉस टोटल इनकम तो बताया था, उसके बाद हमने आपको बताया था टोटल इनकम। टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए सर हमें डिडक्शंस माइनस करनी होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस मैंने आपको बताई थी। होप कि वो आप सभी ने देखी होंगी। जिन्होंने नहीं देखी, ऊपर आपको आई बटन में कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। अब क्या होता है, आपने टोटल इनकम तो निकाली। टोटल इनकम का दूसरा नाम क्या है सर, टैक्सेबल इनकम। अब क्या हुआ, सरकार हम जैसे नागरिकों को, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को और खुश करना चाहती थी, सिर्फ मिडिल क्लास, ठीक है। तो मिडिल क्लास को कैसे खुश करना चाहती थी, उन्होंने एक और टर्म निकाली, दैट इज रिबेट। क्या निकाला, अभी नीचे चलते हैं, रिबेट बताता हूं। हाँ, रिबेट। रिबेट क्या होता है, आप इसे कह सकते हो ये भी डिडक्शन ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। डिडक्शन आपकी पहले लगती है टोटल इनकम से पहले, लेकिन जो रिबेट है वो आपको रिलीफ टोटल इनकम के बाद मिलता है। रिबेट रेफर्स टू द रिलीफ यू कैन क्लेम टू रिड्यूस इनकम टैक्स बर्डन। वो एक राहत है जो गवर्नमेंट आपको देती है ताकि आप अपना टैक्स बर्डन उसे रिड्यूस कर सको, उसे घटा सको। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी दैट यू एज ए टैक्स पेयर डू नॉट हैव टू पे। ये रिबेट कौन से अमाउंट को रेफर करती है, एज ए टैक्स पेयर। आप एक टैक्स पेयर हो, आपने टैक्स पेयर के तौर पर ये अमाउंट नहीं देनी, तो उसको हम बोलते हैं रिबेट। अब ये भी रिबेट बड़ी अच्छी है। रिबेट का ये क्लॉज है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड, आपको रिबेट के रिलेटेड ये आ सकता है, तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है 87A? 87A कहता है, जनाब अगर आपकी इनकम, ठीक है, क्या कहता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है, 4,50,000 होगी तो भी चल जाएगा, 3 लाख होगी तो भी चल जाएगा, 4 लाख होगी तो भी चल जाएगा, 6 लाख होगी तो नहीं चलेगा, 5 लाख 1 रुपए भी होगी तो भी नहीं चलेगा। मतलब 5 लाख से नीचे, अगर आपकी 5 लाख से नीचे इनकम है तो आपको एक रिबेट मिलती है, आपको एक छूट मिलती है। क्या छूट मिलेगी, वो कहता है द इनकम टैक्स रिबेट इज अप टू 12,500। 12,500 की आपको छूट मिल जाएगी, या तो 12,500 या एक्चुअल टैक्स विच एवर इज लोअर। क्या बोला, या तो 12,500 की छूट पाओगे
या तो आपकी जो एक्चुअल टैक्स बना है, अगर बाय चांस मैं बात करता हूं, पूरी एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, आपका टैक्स बन रहा है 20,000 और आपका छूट कितनी मिल सकती है 12,500, तो आपको कितने की रिबेट मिलेगी? रिबेट आपको सिर्फ और सिर्फ 12,500 की मिलेगी, इसके ऊपर नहीं मिल सकती। अगर आपका टैक्स बन रहा है 10,000 और आपको रिबेट कितने की मिलनी होती है 12,500 की, इसके ऊपर नहीं मिलती, तो आपको रिबेट 10,000 की मिलेगी। जो कम अमाउंट होगी उस पे आपको रिबेट मिलेगी, मतलब 10,000 की आपको छूट मिल जाएगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रिबेट के कारण क्या हुआ, आप अगर 5 लाख कमा रहे हैं तो आपका टैक्स नील बनता है। हमने पढ़ा था सर 2.5 लाख तक नील होता है, लेकिन इधर तो 5 लाख पर नील हो गया। वो कैसे? यही तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं मेरी इनकम है 5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख पे मुझे क्या टैक्स देना है? नहीं सर, नील है। अगले 2.5 लाख पे कितना देना है मुझे? सर अगले 2.5 लाख पे आपने देना है 5%, और 5% कितना हुआ 2.5 लाख का? सर 12,500। तो 12,500 की तो गवर्नमेंट ने हमें छूट ही दे दी। तो एक तरह से आप कह सकते हो आपको 5 लाख की छूट है, लेकिन उसमें आपको शो करना पड़ता है कि मेरी 5 लाख की इनकम है, मैं ये रिबेट ले रहा हूं एंड सो ऑन। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपका जो ये टैक्स है 12,500 के ऊपर भी चल जाता है, जरूरी नहीं है कि 5% ही लगता है। अब आपको मैंने बताया था, आपकी जो भी लॉटरी की इनकम होती है ना, आपकी केबीसी की इनकम, उस पर टैक्स लगता है 30%। आपने अगर केबीसी से 5 लाख कमाया होगा तो उसी पे आप 30% लगा लीजिए, कितना हो गया? 1.5 लाख। कितना हो गया? 1.5 लाख, ठीक है। तो 1.5 लाख तो आपका ये चल गया, तो इसमें आपको छूट सिर्फ और सिर्फ 12,500 की ही पड़ेगी। मतलब अगर आप नॉर्मली कमा रहे हो, आपकी कोई लॉटरी से इनकम नहीं है, आपकी कोई कैपिटल गेन से इनकम नहीं है, तब आपको 12,500 की छूट मिल जाती है। होप कि इतना क्लियर होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A कहता है आपको, आपकी अगर इनकम 5 लाख से नीचे है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको रिबेट मिलेगी, आपको छूट मिलेगी, आपको रिलीफ मिलेगा। कितने का? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12,500। इससे कम आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप रिलीफ, ठीक है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A ये कहता है। अब आगे हम बात करते हैं सेस। सेस क्या है? सेस के साथ सरचार्ज, ये और इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई। ये मैं बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूं, पहले स्टार्टिंग में पढ़ा सकता है, लेकिन आपको समझ नहीं आना था। एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। बच्चे कमेंट मारते सर आपने ये नहीं बताया, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब कुछ बताया जाएगा। तो सेस क्या होता है? सबसे मेन चीज आपको इसके बारे में पहले पता होनी चाहिए, इट इज ए टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर हो टैक्स, वो है सेस। एक और चीज सरचार्ज। सरचार्ज इज ऑल्सो टैक्स ऑन टैक्स। ये दोनों टैक्स के ऊपर टैक्स लगते हैं। ये आपसे टर्म पूछा जा सकता है, सरचार्ज इज ए डैश, तो इट इज योर टैक्स ऑन टैक्स। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के नाम तो अलग दे दिए हैं, एक को सेस नाम दे दिया, दूसरे को सरचार्ज दे दिया। तो दोनों में जो डिफरेंस आता है वो ये है, सेस जो है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस। अगर कोई टैक्स आपसे स्वच्छ भारत के लिए सेस ले रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा? स्वच्छ भारत सेस। जैसे कि कोई सेस ले रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सेस। अब जो सेस से जितना भी पैसा आएगा उसे आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज करते हो। अगर आपने हेल्थ के नाम पे उससे पैसा लिया है तो आपने हेल्थ पे ही वो पैसा खर्चना है। आपने एजुकेशन के नाम पे सेस लिया है तो आपने एजुकेशन पे ही खर्चा करना है। लेकिन सरचार्ज का ये खासियत नहीं है। सरचार्ज का आपने पैसा लिया है तो सिंपल आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, आपकी जहां मर्जी करे, वो गवर्नमेंट की मर्जी है, जहां मर्जी यूज करे, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया सर? आपने बताया सेस इज टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज इज ऑल्सो टैक्स ऑन टैक्स। लेकिन जो सेस है
सेस हमारा लगता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लेकिन जो सरचार्ज है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं होता। अब और जो मेन चीज आपकी आती है इसके बारे में, अब मैंने आपको ये तो बता दिया, इट इज योर टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर और टैक्स लगाना इज योर सेस एंड सरचार्ज। अब ये लगता कब है, इसके लिए भी प्रॉपर क्लॉजेस है। सेस जो है, जब भी सेस हमारा इधर इंडिया में चल रहा है, वो आपका मेन अभी चल रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो वो कितने परसेंट लगता है? वो लगता है, आपको पता होना चाहिए दैट इट इज इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 4%, लेकिन अगर लास्ट टू लास्ट ईयर की बात की जाए तो इट वॉज अबाउट 3%। अब ये बढ़ गया है, अब कितना है? 4%। कैसे लगता है? अब ये भी ध्यान से प्रोसेस समझना। फॉर एग्जाम्पल, योर टोटल इनकम इज 5 लाख, योर टोटल इनकम इज 5 लाख, और जो टोटल टैक्स आपका बनता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं तो कैलकुलेट नहीं करने बैठ जाना, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपका टोटल टैक्स बनता है 1000 रुपए, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल टैक्स लगता है 1000 रुपए। अब ये 4% किस पे लगेगा? क्या 5 लाख पे लगेगा कि 1000 पे? तो मैं बता दूं, ये हमेशा इनकम टैक्स पे लगता है, हमेशा किस पे लगेगा? इनकम टैक्स पे, ना कि ये 5 लाख पे लगेगा। मतलब 1000 का आपने 4% निकालना है, 1000 का 4% कितना हो गया? 40 रुपए, ठीक है। तो आपने इधर 40 रुपए सेस को ऐड कर देना है, तो अब आपने टैक्स देना है 1040। इतना क्लियर है? अब सर आप बताइए कि सरचार्ज क्या है? सरचार्ज हमने कब लगाना है? तो सरचार्ज आपका लगता है तब जब किसी की टोटल इनकम एक अमाउंट को पार कर जाती। क्या है वो अमाउंट? वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। जो अभी का मैं बताऊं तो अभी आपका चल रहा है, जो भी इंसान 50 लाख के ऊपर कमा रहा है तो उसने देना है 10% सरचार्ज। जो भी इंसान 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है किसी की तो वो देगा 15%, 2 करोड़ के ऊपर गया तो 25%, 5 करोड़ के ऊपर गया तो 37%, 37। और ये भी आपकी टैक्स अमाउंट के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? टैक्स अमाउंट के ऊपर, ना कि टोटल इनकम पर। आपने ये चीज याद रखनी है, ये जो सरचार्ज है ये आपका एडिशनल चार्ज है, टैक्स ऑन टैक्स है, और किसके ऊपर लगता है? ये आपके टैक्स के ऊपर, टैक्स अमाउंट के ऊपर लगता है, ना कि आपकी टोटल इनकम पे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अब टोटल इनकम बनती है, एक को एग्जाम्पल से समझा देता हूं, टोटल इनकम आपकी बनती है 60 लाख, ठीक है, और आपका इनकम टैक्स इस पे फॉर एग्जाम्पल बन जाता है 10,000, ठीक है। इनकम टैक्स कितना बन जाता है? 10,000। तो आपने इस पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना है, दैट इज नोन एज सरचार्ज। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000, प्लस 1,000 कर देना आपका सरचार्ज। सरचार्ज कितना हो गया? 11,000। 11,000 एड ऑन करने के बाद अब हमने सेस भी लगाना है। सेस की कोई लिमिट नहीं है, सेस आपने तब देना होता है अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। जब भी आपने टैक्स देना है, टैक्स के साथ थोड़ा सा अमाउंट आपने सेस भी देना है, ठीक है। तो इसमें मैं अब ऐड क्या करूंगा? सेस। सेस कितना होगा? 11,000 का 4%। 11,000 का 4% कितना हो जाएगा? 440, ठीक है। तो हम इधर 440 ऐड कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा? 11,440। तो ये आपका टोटल, आपने इतना पैसा देना है गवर्नमेंट को एज ए टैक्स, जिसमें आपका सरचार्ज भी आ गया और आपका सेस भी आ गया। होप की क्लियर होगा इतना? हाँ जी सर, एक आपने पढ़ाया अभी तक सेस, सेस के बाद आपने पढ़ाया सरचार्ज। सरचार्ज आपका उन लोगों पे लगता है जो ज्यादा कमाई कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था सर? इनकम टैक्स इज योर प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती रहेगी, आपका रेट बढ़ता रहेगा। तो उसी रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सरचार्ज लगा दिया, ठीक है। जो 50 लाख के नीचे कमाता है उसे सरचार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट इज टीडीएस। आप बड़ी बार वर्ड यूज करते हो, आपको मतलब मीनिंग भी नहीं पता होता इसका, टीडीएस कार्ड एंड सो ऑन। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स।
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कहती है, आप कभी भी किसी को सैलरी दे रहे हो, आपके थ्रू कभी भी किसी को पैसा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, टैक्स पहले ही काट लीजिए। मतलब सोर्स पे ही जो पैसा देने वाला है वो ही पैसा काट ले, वो ही टैक्स अपने पास रख ले और बाद में गवर्नमेंट को जमा करा दे, तो उसे हम बोलते हैं टीडीएस। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है 30,000। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी है? 30 भी नहीं, 25 लेते हैं। आपकी सैलरी कितनी है? 25,000। तो साल की सैलरी आपकी कितनी होगी? सर साल की सैलरी हमारी होगी 3 लाख। ठीक है, 3 लाख होगी आपकी साल की सैलरी। अब क्या करता है जो आपका एम्प्लॉयर है, जिसने आपको हायर की है, आपका जो बॉस है, वो क्या करता है, आपको सैलरी देने से पहले आपका टैक्स काट लेता है। आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती बात। ठीक है, मतलब 3 लाख के ऊपर अगर हम टैक्स लायबिलिटी निकालें, 2.5 लाख इज योर एग्जम्प्ट सर। उसके बाद हमारा बच जाता है 50,000। 50,000 पे सर हमें 5% देना है। 5% आपका होता है 2500। मतलब कि 2500 रुपए वो पहले ही काट लेगा, हर महीने नहीं। 2500 को आप पहले 12 से डिवाइड कर लो, ये तो क्योंकि साल का टैक्स आया। 2500 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 208 रुपीज। मतलब आपकी सैलरी कितनी है? सर हमारी सैलरी है 25,000, लेकिन इन हैंड आपको कितनी मिलेगी? सर 208 टीडीएस काट के देगा वो इंसान मुझे, मेरा बॉस। तो कितना आ रहेगा? 25,000 में से आपने 208 माइनस करके आपको इनकम मिलेगी, डेट इज योर 24792। हर महीने आपको कितने अकाउंट में आपके पैसे आएंगे? 24792। और भी बड़ी चीजें होती है, लेकिन मैं टीडीएस ही बता रहा हूं अभी। तो टीडीएस के चक्कर में आपका यही होगा, आपका वो टीडीएस 208 रुपए काट देगा और एंड में आपके मतलब 208 एक तरह के आपके कितने पैसे कट गए? 2500 रुपए कट गए। आपने गवर्नमेंट के खाते में 2500 रुपए दे दिए हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, अब बात आती है, अगर आप कभी जॉब छोड़ देते हो, या एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोरोना के टाइम में बड़े से लोगों को बाहर निकाल दिया गया, बड़ों को आउट कर दिया एम्प्लॉयज ने, तो अगर उसने 2 महीने ही काम किया था, ठीक है, उसने 2 महीने ही काम किया था, तो उसका टैक्स कितना कट गया? सर 208 एक महीने का कट रहा है, तो 2 महीनों का हो गया 416। बाकी वो 10 मंथ्स फ्री बैठा, कोई इनकम नहीं बनी। अब उसने गवर्नमेंट को तो 416 रुपए दे दिए, लेकिन उसका टैक्स तो बनता नहीं है देने वाला। उसने तो सिर्फ और सिर्फ 2525 30,000 सॉरी 50,000 ही कमाए, और 50,000 पे वो 416 रुपए टैक्स क्यों दे? तो वो क्या करेगा, अपनी आईटीआर रिटर्न बढ़ेगा, रिटर्न फिल करेगा और उसे ये रिफंड मिल जाएगा 416 रुपए, क्योंकि उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती ही नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए फॉर जनरल नॉलेज। अब इसमें जो चीज जिसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू आ सकता है, आपका यही रहता है, द कंपनी और पर्सन दैट मेक्स द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस इज कॉल्ड डिडक्टर। जिसने टीडीएस काटा आपका वो है डिडक्टर, या बोल सकते हो वो आपका बॉस है। और रिसीविंग द पेमेंट, द कंपनी और पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज कॉल्ड डिडक्टी। ठीक है, आपकी जो आप सैलरी ले रहे हो तो आप हो डिडक्टी। इट इज अ डिडक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? इट इज डिडक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस बिफोर मेकिंग द पेमेंट। कोई भी पेमेंट करने से पहले उसने टीडीएस काटना है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिडक्टर की। अगर उसने डिडक्टी को पूरा का पूरा पैसा दे दिया तो वो आप टेंशन नहीं लीजिए, वो उसकी टेंशन थी, वो उसकी लाइबिलिटी थी। ठीक है, एंड डिपॉजिट द सेम विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होप कि इतना क्लियर होगा। अब आगे हम बात करते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के बाद हम बात करेंगे आईटीआर और उसके बाद टैक्स ऑडिट। तो चलो पढ़ते हैं एडवांस टैक्स क्या है। तो जैसे कि आपको नाम बता रहा है, एडवांस में पे टैक्स कर देना, एडवांस में टैक्स पे कर देना। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी ना,
और ये आने के बड़े ज्यादा संभावना है इसके, दैट टैक्स एडवांस टैक्स का नाम क्या है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे गवर्नमेंट ने नाम दिया है पे एज यू अर्न टैक्स। इसे आप नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एडवांस टैक्स के रिलेटेड, पे एज यू अर्न टैक्स। आपको मैंने जनरली क्या बताया था सर, आपने बताया था हम प्रीवियस ईयर में कमाई करेंगे और असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे, यही बताया था। लेकिन अब गवर्नमेंट और पॉलिसी के साथ आ गई, गवर्नमेंट और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आ गई। वो कहती अगर आपकी साल की इनकम साल का टैक्स 10,000 से ज्यादा बन रहा है, आपका साल का टैक्स 10,000 से ज्यादा बन रहा है, तो आपने एडवांस में टैक्स पे करना है। वो इस निर्णय पे आ गई, ठीक है। तो 10,000 के ऊपर तो नॉर्मल पीपल्स का हो ही जाता उसके ऊपर। उन्होंने साथ में बोला अगर आप पे नहीं करते कोई बात नहीं, आप असेसमेंट ईयर में भी टैक्स पे कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं, लेकिन उसके ऊपर आपको 1% टैक्स 1% इंटरेस्ट साथ देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही, मैक्सिमम लोग यही प्रेफर करते हैं कि हाँ चलो कोई ना 1% क्या ही होता है, तो वो 1% भी इंक्लूड करके दे देते हैं। एडवांस टैक्स की क्या खासियत है, ये गवर्नमेंट ने स्कीम क्यों चलाई। अब पता है गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम मनी चाहिए, आगे गवर्नमेंट का पैसों में अकाल पड़ा हुआ, पैसों की बड़ी ज्यादा कमी है, इकॉनमी बड़ी गिरी हुई है। तो गवर्नमेंट ने कहा साथ साथ कमाओ तो साथ साथ हमें देते भी रहो, तो उस कारण इन्होंने एडवांस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। अब आपको इसके रिलेटेड एक को जो चीज नहीं पता होनी चाहिए, दैट इज एडवांस टैक्स आपको सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे नहीं दे देना, एक टाइम पे नहीं दे देना। वो कहता है आप इसे 4 इंस्टॉलमेंट में दो। पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून से पहले पहले, ये डेट आप नोट डाउन कर लो। 15 जून से पहले पहले आपने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, और वो टैक्स की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी टैक्स की अमाउंट है 10,000 के ऊपर होनी चाहिए, तो 10,000 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 10,000 आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो आपने इसका 15% पहले ही दे देना है, 15 जून से पहले पहले। तो 10,000 का 15% कितना हुआ सर, 10,000 का 15% हुआ 1,500, ठीक है। फिर कहती है आप 3 महीने का और टाइम ले लीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर। 15 सितंबर से पहले पहले आपकी 45% पेमेंट हो जानी चाहिए। 45 मतलब टोटल पेमेंट, ये नहीं कि 15 इधर दे दिया 4500 इधर दे दिया, ऐसा नहीं। 1500 इधर दे दिया है, टोटल 45 होना चाहिए, मतलब 30% और देना है। 30% और हो गया, मतलब 3,000 ही देना है एक तरह का, तब जाके 4500 होता है, टोटल 4500, ठीक है। इधर हमने 1500 दे दिया है, इधर हम 3,000 दे देंगे। उसके बाद 3 महीने का और टाइम दे देती है गवर्नमेंट, कहती है 15 दिसंबर से पहले पहले 75% 75% पेमेंट कर दो। 45 तो दे दिया है, 3,000 और देना है, 55 65 70, हाँ 3,000 और पेमेंट कर दो। फिर 15 मार्च आपकी लास्ट डेट आ जाती है, लास्ट ड्यू डेट आ जाती है 4th इंस्टॉलमेंट के लिए, जिसमें आपने पूरा का पूरा टैक्स पे कर देना है। अभी तक हमने कितना पेमेंट कर दिया, 3,000 प्लस 3,000 6,000, 7,500 हमने पेमेंट कर दिया, तो 2,500 और पेमेंट कर दो, तो 10,000 आपकी इनकम टैक्स चला गया। होप कितना क्लियर होगा। तो आपको इसके रिलेटेड ये डेट्स पता होनी चाहिए, दैट इज 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। ये 4 इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट करनी है। पहली आपकी 15%, सेकंड आपकी 45%, थर्ड आपकी 75%, फोर्थ आपकी 100%। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया किसने एडवांस टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स उस इंसान ने पे करना है जिसकी लायबिलिटी 10,000 के ऊपर जा रही है। और किसने पे नहीं करना, सीनियर सिटीजन को उन्होंने कहा आप पे नहीं कीजिए अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं। अगर आप बिजनेस नहीं करते तो, अगर तो बिजनेस करते हैं फिर आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। अब बात आती है आईटीआर। आईटीआर के बारे में आपने सुना होगा, आईटीआर 1, आईटीआर 2 एंड सो ऑन। तो वो है ये आईटीआर। क्या है आईटीआर? इज जस्ट ए फॉर्म, एक फॉर्म है वो, इनकम टैक्स रिटर्न इसकी फुल फॉर्म है। आप जाते हैं
अपने अकाउंटेंट के पास, या आप खुद भी भर सकते हैं। आईटीआर इतना मुश्किल नहीं होता, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए कैसे आईटीआर फाइल करते हैं, उधर आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो आईटीआर क्या होता है? इट इज योर फॉर्म विच डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम अर्न, जिसमें आप बताओगे, ऊपर अभी तक हमने जो लेक्चर्स में पढ़ा उसके बारे में बताओगे कि हां मेरी सैलरी इतनी थी, मेरी हाउस प्रॉपर्टी इतनी थी, मेरी बिजनेस से इतनी इनकम हुई, मैंने कैपिटल गेन इतना किया, कैपिटल गेन के बाद मेरे अदर सोर्सेज से इतनी इनकम हुई। ये वो फॉर्म है जिसमें आप अपना सारा खाता खोल देते हो, मैंने इतनी कमाई की है, मेरा इतना टैक्स देने वाला बनता है। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? आईटीआर। आईटीआर 7 टाइप्स के हैं, आपको यह पता होनी चाहिए। अब 7 टाइप्स के तो हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी आईटीआर बननी है। तो ये चेंज होती है फ्रॉम डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। कौन सा इंसान इधर से कमाई करता है तो उसने ये वाली आईटीआर बननी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कैंडिडेट्स, मैं कहूंगा कि वो बढ़ते हैं आईटीआर 4 और 3। ये दोनों मोस्ट कॉमन है इसमें, क्योंकि सभी के सभी आ जाते हैं, आप कह सकते हो। आईटीआर 1 में कुछ क्लॉजेज है, इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आईटीआर 1 में ये होता है कि जो सैलरी से कमा रहा है, सजाना इसे भी कहा जाता है, सहज, सॉरी, आईटीआर 1 किस नाम से जाना जाता है? सहज। वो कहते हैं जो सैलरी से कमा रहा है लेकिन 50,000 के नीचे, उसने आईटीआर 1 बननी है। ठीक है, आजकल तो सभी के बड़े ज्यादा सोर्सेज होते हैं, सिर्फ हर कोई सैलरी के बेसिस पे नहीं बैठा होता, तो इसलिए मैक्सिमम क्या करते हैं? आईटीआर 4 ही फिल कर देते हैं, जिसमें सब कुछ ही आ जाता है। और आपको पता होना चाहिए आईटीआर 7 कौन बढ़ता है? ये जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, मंदिर वगैरह, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ये आईटीआर 7 बढ़ते हैं। ठीक है, आईटीआर 5 कौन बढ़ते हैं? ये आपके बढ़ते हैं एओपी, बीओआई जो आपकी होती हैं, ये आपकी आईटीआर 5 फिल करते हैं। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, इनके ऊपर डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपने जितना पढ़ा है वही आप भूल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या है? लास्ट टॉपिक आज का, मतलब इनकम टैक्स का लास्ट टॉपिक। तो क्या है ऑडिट? ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन, चेकिंग। आपने चेक करना है कि आपके अकाउंट सही बने हैं कि नहीं बने, कहीं आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, कहीं आपने कोई एरर तो नहीं किया, तो उसे हम बोलेंगे टैक्स ऑडिट। अब टैक्स ऑडिट की क्या खासियत है? टैक्स ऑडिट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने पढ़ा होगा, सीए। ठीक है, तो वो कौन करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। हमने अपने अकाउंटेंट के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है। हाँ जी सर, ये देखिए मेरे खाते हैं, ये आप चेक कीजिए मैंने सब कुछ सही बनाया कि नहीं। अगर वो स्टैंप मार दे तो हमारी अप्रूव हो जाती है और हमारी टैक्स ऑडिट हो जाती है, हमारी एक तरह की रियल इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब इसके रिलेटेड जो आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, दैट इज टैक्स ऑडिट किन्हें कराने की जरूरत है। अगर आपका बिजनेस है और आप कमाते हैं, आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं, आपकी टोटल सेल बात करूं, टोटल सेल, अगर आपकी टोटल सेल 1 करोड़ के ऊपर है तो आपने टैक्स ऑडिट कराना ही कराना है। अगर नहीं कराया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और अगर आप प्रोफेशनलिज्म है, जैसे कि डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, और आपकी लिमिट, आपकी रिसिप्ट 50 लाख के ऊपर चल जाती है, तो उन्होंने भी अपना टैक्स ऑडिट कराना है। इसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए टैक्स ऑडिट कौन करेगा? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तो कर ली, लेकिन क्या हम जैसे इंसान, हम जैसे आम इंसान को कराने की जरूरत है? नहीं। अगर हमारी ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ के ऊपर चल जाती है तो हमें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है। अगर 1 करोड़ के नीचे मेरी सेल है तो मुझे टैक्स ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं एक प्रोफेशनलिज्म हूं, मेरी 50 लाख के ऊपर चल जाती है तो मुझे टैक्स ऑडिट करानी है, 50 लाख के नीचे है तो टैक्स ऑडिट नहीं करानी है। होप कि इतना क्लियर होगा, इतना आपको समझ आया होगा। तो ये थे आपकी कुछ 29 पेजेस की मैंने इनकम टैक्स की पीडीएफ बनाई थी, जिसको अगली वीडियो, दैट इज नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट बता दूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। उस पूरी कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, फिर उसके बाद इसके फीचर्स, पूरा कंप्लीट मैं ओवरव्यू दे दूंगा। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो
उसके ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइडेड है, उससे आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही है ये वीडियो बनाने का। ये जो नेक्स्ट वीडियो आपकी बनेगी इसमें मेन मकसद मेरा यही है कि आपका साथ साथ रिवाइज भी होता रहे। ये नहीं हो जाए कि हम आगे भागते रहे और पीछे वाला सब कुछ भूलते रहे, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। तो गाइस हम आज अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको अपनी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।